वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट 2021 जो हमारा इस बार होने वाला है दिसंबर में, और जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल स्टडीज या एसएसटी है जो कि पेपर 2 में आता है, तो उनके लिए ये जो वीडियोस है ये काफ़ी ज़्यादा ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड है और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। यानी कि जितने भी टॉपिक्स के अंदर आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस है पूरा का पूरा। एनसीईआरटी बुक से ही बनाए गए हैं ये आपके लिए, और बाइलिंगुअल जो है हम लेकर के आ रहे हैं इसको, हिंदी भी इंग्लिश भी। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो हैं वो इनको पढ़ सकते हैं, और दोनों के ही ये जो है बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और आ सकती है क्या, आएगी ही, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे तभी आप इस वीडियो पर आए भी हैं। और हिस्ट्री के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी इनकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और हमने पहले भी इनके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। यानी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी जो भी सीटेट से रिलेटेड हैं, और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी। ये वीडियो का नंबर 11 या लेसन 11 या पार्ट 11, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ये है। और इससे पहले की 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल रही होंगी। आप इस बार की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, मिल जाएंगी आपको वहाँ पर, और इजीली आप उसको भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस को देखिए, तैयारी करिए अच्छे से और अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक से ही बनाए गए हैं, और ये जो भी चैप्टर्स अभी चल रहे हैं ये 6th क्लास के चल रहे हैं, उसके बाद 7th, फिर 8th, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हम जल्द ही, अभी हमने जियोग्राफी को स्टार्ट किया नहीं है, बाकी पहले वाली की जो वीडियो है वो तो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। इस बार के लिए भी हम कुछ दिनों में जियोग्राफी को अवेलेबल करवा रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि बाइलिंगुअल जो है वो बनाना पड़ रहा है। पहले हिंदी मीडियम में था कि ओनली, तो वो तो हो गया था कि इस मंडे से जो है हिंदी मीडियम में आपको बुक्स, सॉरी बुक्स कह रहा हूँ, मतलब वीडियोस देखने को मिल जाती। बट अब बाइलिंगुअल उसको करवा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए दे रखा है, तो वो ट्रांसलेट हो रही है। उसके बाद जो है हम उसको भी लेकर के आएंगे आपके पास। और सिविक्स की तैयारी चल रही है, सिविक्स में भी वीडियोस काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, और आप सबका प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए वीडियो को सभी के साथ, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे हैं और पेपर साल में एक बार ही अभी हो रहा है, जैसे जब से जो है कोविड आया है। और सबकी तैयारी होनी चाहिए, सब पास होने चाहिए, अच्छे नंबर से लेकर के आओ, पास हो जाओ। और देश का भविष्य होते हैं शिक्षक, और भविष्य जो है वो बनने चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर आपने सुन लिया है, देख लिया है, तो लाइक शेयर कर ही दिया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम आपने देख लिया है, इमारतें, चित्र तथा कब्रें। जो भी है सब पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे हैं इसको एज अ नोट्स की तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो है इमारतें, चित्र तथा कब्रें। इतिहास के बारे में इमारतों से, चित्रों से और किताबों से हमें मालूम चलता है, ये आपको पता होगा। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले बोला है लो स्तंभ, आयरन पिलर। ये कहाँ है? ये कुतुब मीनार। कोई गया आप में से? जो भी दिल्ली में रहते हैं वो तो जरूर गए होंगे कुतुब मीनार। तो दिल्ली के कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार जो है शायद मेहरौली में है। दिल्ली में मेहरौली, सेठ सराय मेहरौली के अंदर क्या है, कुतुब मीनार है। आप वहां पर गए होंगे, तो वहां पर एक लोहे का पिलर है, ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा। वो जंग नहीं लगा हुआ उसके अंदर, उसी के बारे में इसमें बात की गई है। आयरन पिलर इसको कहते हैं, ठीक है। लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ये जो है, ये जो लोह स्तंभ है, ठीक है, ये थोड़ा सा हो जाता है कई बारी, अस्थमा अस्थमा नहीं है ये, बाकी आप सुनिए ध्यान से, लोह स्तंभ भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये जो लोह स्तंभ है, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि लोह स्तंभ यानी जो आयरन पिलर है उसका हाइट क्या है, तो 7.2 मीटर। और इसका जो वजन है वो 3 टन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई और वजन आपको दोनों पता होना चाहिए, और इसका निर्माण आज से 1500 साल पहले हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए आयरन पिलर के बारे में। तो आयरन पिलर के बारे में आपको इतना पता चल गया होगा, ठीक है, कि लोह स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली के मेहरौली के अंदर है, सेठ सराय के अंदर, ठीक है। और ये जो लोह स्तंभ है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लोहे का होने के बावजूद इसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर, ताजमहल की ऊंचाई से ऊपर है ये। ताजमहल से भी, सॉरी, कुतुब मीनार ऊंचा है, ये नहीं।
तो 7.2 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो वजन है वो 3 टन। इससे भी पहले आपको मतलब 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये कब बना था, 1500 साल पहले, इसकी ऊंचाई क्या है, वजन क्या है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ईंटों और पत्थरों की इमारतें, यानी ऐसी इमारतें जो ईंट और पत्थर से बनाई गई हैं, जबकि ये जो है वो लोहे की बनाई गई है। इसके अंदर मैग्नीशियम मिलाया गया है जिस कारण इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है। तो देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है ये काफी ज्यादा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला। यह स्तूप गोल, लंबे, बड़े तथा छोटे होते हैं। ठीक है। ये जो स्तूप होते हैं ये गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बड़े या छोटे हो सकते हैं। उन सब में एक समानता थी कि सभी स्तूपों के भीतर, ठीक है, यानी कि जितने भी स्तूप मिले हैं उनके भीतर क्या है, एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। क्या रहता था, डिब्बा रखा रहता था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। स्तूप का मतलब क्या होता है, इनका आकार क्या है, तो भाई आकार वैरी करता है क्योंकि ये बड़े, छोटे, मोटे, गोल कैसे भी हो सकते हैं। और इन सभी में समानता क्या थी कि सभी स्तूपों के भीतर एक डिब्बा रखा रहता था, चाहे वो स्तूप गोल वाला हो, चाहे वो लंबा स्तूप हो, कैसा भी हो, सबके नीचे क्या होगा, एक छोटा सा गोल कलर का कोई एक डब्बा रखा रहेगा। ठीक है। ये आपको मालूम होगा, मतलब चल गया होगा अब तक। तीसरा जो पॉइंट है वो है इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। यानी हिंदू मंदिर जो हम देखते हैं, जो अर्ली हिंदू मंदिर थे, इन सभी का निर्माण जो है इसी टाइम पीरियड में किया गया, जो आज से 1500 साल 1600 साल पहले की बात है। इसमें विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो 3 भगवान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए। विष्णु के जो भक्त थे उनको, जो विष्णु की पूजा किया करते थे, उनको जो है अलवार कहते थे। शिव की पूजा करने वाले को नैनार कहते थे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी पूजा जो है इसमें महत्वपूर्ण बन गई थी। और फिर आगे है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मंदिर, किसी भी मंदिर में सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मंदिर का, उसको कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं, गर्भगृह। गर्भ मतलब होता है अंदर की तरफ, गृह मतलब कमरा, अंदर की तरफ होने वाला कमरा, जिसमें मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गर्भगृह का मतलब क्या होता है। ठीक है। जैसे सेंटकटम जो भी इसका है, आपको जो है इंग्लिश में एकदम ट्रांसलेटेड मिलेगी चीजें, आप पढ़ सकते हैं दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो वैसे भी आपका दोनों ही लैंग्वेज में होगा। मंदिरों का सबसे मुख्य हिस्सा क्या था, गर्भगृह। आप भी मंदिर वगैरह में अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर में एक कमरा होता है नीचे की तरफ, या एक वो इंपॉर्टेंट जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां होती है ना, उसी को गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। गर्भ मतलब अंदर की तरफ, गृह मतलब घर, अंदर की तरफ कमरा जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। आप भी देखते होंगे भाई, शादी ब्याह कहाँ होता है, मंडप में ही होते हैं ना। तो मंडप का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो मंडप का मतलब होता है एक सभागार जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो भाई अधिकतर मंदिरों में क्या पाए गए थे, मंडप पाए गए थे। और मंडप का मतलब होता है एक सभागार जहाँ पर सभी लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तो इस वाले पेज पर लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर के बारे में आपको जो जानना है वो मिल गया होगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है या इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगे अभी। ठीक है। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है, टाइम कम है। और उसके बाद स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप किस आकार के होते हैं। और सभी स्तूपों में जो है वो कॉमन क्या चीज मिली है, तो एक छोटा सा डब्बा उन सभी के अंदर रखा हुआ करता था। और आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण जो हुआ तो उसमें विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा काफी ज्यादा होने लगी। विष्णु के भक्तों को क्या बोला गया, अलवार। और शिव के भक्त क्या थे, नैनार थे। ठीक है। कुषाण वंश के राजा जो थे, या कुषाणों ने, चालुक्यों ने, इनमें काफी ज्यादा जो है पैसा इन्वेस्ट किया था इनके मंदिर को बनाने में। ये भी पढ़ेंगे, आगे सब कुछ पढ़ेंगे हम इसके अंदर, अभी तो शुरुआत ही है। और अधिकतर मंदिरों में एक मंडप नाम की जगह होती थी, और मंडप का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम चल गया। ठीक है। एक सभागार जहाँ पे सभी लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। आगे देखते हैं चित्रकला, पेंटिंग से रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अजंता की गुफा जो है इसमें पूछा जाता है। इससे पहले मुझे ये बताइए कि अजंता की गुफा आखिर में है कहाँ पर। आपको मालूम है अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह पर है। कहाँ पर है, औरंगाबाद। कहाँ पर पड़ता है ये, महाराष्ट्र में। किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अजंता में सैकड़ों साल पहले अनेक गुफाएं जो है खोदी गई थी। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यानी कि अजंता की गुफा जो है चित्रों के लिए बड़ी फेमस है, क्योंकि ये जो चित्र है, इनके जो रंग है, ये आज से 1500 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी आज भी इतने चमकदार हैं, बहुत ज्यादा चमकदार हैं। आज भी लगता ही नहीं कि 1500 साल पुराने हैं ये। और
ये मतलब इसको देख करके ये कहते हैं कि भाई इतना ही यूनिक ये कैसा हो जाता है। तो ये जो जो भी पेंटिंग की गई है या जो ये जो रंग है वो पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो रंग है जिस रंग से अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है जो आज भी इतने चमकदार है, तो ये जो रंग है वो पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। बहुत ही अच्छी जगह है ये अजंता की गुफा, कभी आप जाएंगे, एशियंट प्लेस हो गया अब तो। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जगह पर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। करीब 18 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपादिकारम की रचना इंग्लो नामक कवि ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे तो सारे ही पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी नोट्स की तरह ही बनाए गए हैं, इसीलिए। ठीक है, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको चैप्टर के अंदर बोझों की कहानी और ये सब बताया जाएगा। तो पॉइंट्स टू पॉइंट चीजें हैं, तो इसको पूरा ध्यान रखना आपको। आज से 1800 साल पहले, ठीक है, 18 साल नहीं, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका क्या नाम था, शिल्पपादिकारम, इसकी रचना जो है किसने की थी? इंग्लो नामक कवि ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दो कवि आपको यहाँ पर मिले, इंग्लो और सतनार। दोनों ने ही तमिल के जो है महाकाव्यों को लिखा है। एक ने जो है इंग्लो ने क्या लिखा है? शिल्पपादिकरम, और सतनार ने क्या लिखा है? मणि मेखलई। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनसे एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। इसी साल से जुड़ी कहानियों में पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराना या प्राचीन। पुराण जो हिंदू धर्म से रिलेटेड होते हैं ना, तो पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन या पुराना। तो इस वाले पेज पर चित्रकला से रिलेटेड देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है ये मैंने बता दिया आपको। और अजंता की गुफा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग मिली है वो 1500 साल बाद भी इतनी चमकदार है जितनी होती नहीं है वैसे। नॉर्मल कोई भी पेंटिंग इतने सालों तक नहीं टिकती है जितने में ये टिकी हुई है, क्योंकि ये जो रंग है वो नेचुरली बनाए गए थे पौधे और खनिजों के द्वारा। और 1800 साल पहले दो व्यक्ति थे, दो कवि थे जिन्होंने तमिल के महाकाव्य लिखे हैं, शिल्पपादिकरम और दूसरा मणिमेखलई। दोनों के ही कवियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इसी काल में जो है पुराण भी मिला है, यानी कि लगभग 1800-1400 साल के बीच में ही क्या मिला है? पुराण। और पुराण के बारे में पता चला है। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन या पुराना। इतना आपको पता चल गया। आगे देखते हैं। आगे है, पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराण में क्या है भाई? किससे रिलेटेड है पुराण? तो देखिए, पहले तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। पुराण जो है वो तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और किस देवी देवताओं की उसमें पूजा जो है वो की जाती है? तो वो विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती, इनसे जुड़ी उनमें क्या है? कहानियां हैं। उसके बाद है विज्ञान की पुस्तकें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, नाम आया है, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्टम नामक की इन्होंने एक किताब लिखी थी। इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि दिन और रात, क्या लिखा? दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे जब घूमती है, इसी कारण दिन और रात होता है। ये देखिए कितने साल पहले जो है बता दिया था आर्यभट्ट जी ने, और आज भी ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इन्होंने ग्रहण के बारे में बता दिया था कि ग्रहण जो है क्यों लगता है, किस वजह से लगता है। और जो आप पाई की वैल्यू देखते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? 3.144, 3.1। इन्होंने जो पाई की वैल्यू निकाली थी, यानी कि वृत्त की परिधि निकालने का, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का जो फॉर्मूला दिया था, ये आज भी एकदम सटीक है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। तो सोचिए हम कितने, हमारा जो देश था, कितने महान व्यक्ति जो थे वो यहाँ पर थे। और आज हम क्या रिटर्न में दे रहे हैं? तो आज किसी और के भरोसे हम टिके हुए हैं भाई, अमेरिका बताएगा, वो बताएगा। क्योंकि हमने क्या करा ना, हमने खुद पढ़ना छोड़ दिया। हमें घमंड हो गया, कह रहे यार हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे तो, अरे हमारे यहाँ ये थे तो, हमारे यहाँ वो थे तो, कर तो दिया इन्होंने, हम क्या करें? तो ये चीज़ गलत है, आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, 1800 साल बाद जो है दोबारा आर्यभट्ट थोड़ी आएंगे करने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो ये आपको देखना है। और ये आपको पता होना चाहिए, जीरो का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो विज्ञान की पुस्तकों के अंदर एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है आर्यभट्टम। आर्यभट्टम किताब जो है संस्कृत में लिखी गई थी, और आर्यभट्ट जी ने इनको लिखा था। आर्यभट्ट क्या थे? तो ये महान गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। ठीक है,
इन्होंने जो है दिन रात पृथ्वी पर जो है दिन रात किस प्रकार होता है ये भी बता दिया था। ग्रहण के बारे में इन्होंने अपना वैज्ञानिक तर्क भी दिया था, साइंटिफिकली जो है इन्होंने फैक्ट भी दिया था कि क्यों ग्रहण लगता है, एलिप्स जिसको कहते हैं। और वृत्त की परिधि निकालने की जो विधि बताई थी वो भी इन्होंने निकाली थी। इन्होंने ढूंढ निकाली थी, थोड़ी नहीं निकाली थी, ढूंढ निकाली थी। कुछ भी हो जाता कभी कभी टाइप। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता होगा 22/7 होती है और 3.144 बहुत बड़ी होती है। इसको डिवाइड करते रहिए, बहुत आगे जाएगी ये। तो ये जो वैल्यू है ये आज भी एकदम सटीक है। और किसने निकाली थी ये आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट जी ने निकाली थी। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर बेसिकली फिर से चैप्टर जो है हमारा छोटा ही था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। कुतुब मीनार के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुतुब मीनार से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो आयरन पिलर है वो किसने बनाया। कुतुब मीनार तो हम आगे पढ़ेंगे, आयरन पिलर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद स्तूप क्या होता है उसके बारे में आपको देखना, आपने देखा, पढ़ा, समझा होगा इस चीज को। और फिर गर्भगृह क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर चित्रकला अजंता की गुफा जो है वो क्यों फेमस है ये आपको मालूम चल चुका है अब तक। और दो महाकाव्य जो तमिल के हैं, शिल्पपादिकारम और मणिमेखलाई, इन दोनों के कवियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पुराण का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पुराण के जो देवी देवता हैं उनका नाम विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती, इस प्रकार के जो देवी देवता हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है उनकी जो है इसमें कहानियां हैं। और फिर आर्यभट्ट की बात आती है जिन्होंने आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हमारा बड़े आसानी से। और चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, इसको आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप स्टार्टिंग से देखिए वीडियो को, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जैसा मैं बीच में ही बताता हूँ, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। तो कंटेंट बहुत है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। और आपका आराम से 55 नंबर तो इजीली आ जाएंगे, 50-55 नंबर तो आपके 60 में से आराम से आ जाएंगे अगर आप नॉर्मली भी पढ़ते हैं तो। बाकी चीज़ों की तैयारी करते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहां पर जाइए, हमें ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको तरह तरह की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले चलते हैं सीधा फ्रंट पेज की तरफ जो था हमारा थंबनेल। आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इमारतें, चित्र तथा कब्रें, जो कि लेसन 11 पार्ट 11 वीडियो नंबर 11 कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बाइलिंगुअली हम इसको करा है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए जो है हेल्पफुल है ये चीजें। और कोशिश हमारी पूरी है कि एग्जाम से और थोड़ा पहले, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से काफी ज्यादा दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए ताकि आप आराम से रिवीजन भी कर सके, आप रिवीजन कर सके, एमसीक्यूज देख सके। इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पर एमसीक्यूज रख रखे हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर हमने जो है इसके अंदर डाल रखे हैं, आप उसको जाकर के चेक करिएगा। आई बटन को चेक करिए, वहां पर आपको सभी मिल जाएंगे, आई बटन में भी हमने डाल रखा है। तो प्रीवियस ईयर करना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ही मालूम तब चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए और आपको कितना आता है ये भी पता होना चाहिए। तैयारी करते रहिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।